अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अगर आपको लगता है कि हर हफ्ते पेट्रोल महंगा या सस्ता होने की खबर आती है तो अब इसमें भी बड़ी तब्दीली आ सकती है, चूंकि हुकूमत इस तजवीज़ पर गौर कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जायज़ा हफ्तावार के बजाय अब रोज़ाना लिया जाए, यानी रोज़ नई कीमत का तयन हो। अभी इस बारे में हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया तो आलमी मंडी में तेल की कीमत बदलते ही इसका असर फौरी तौर पर पाकिस्तान में नजर आएगा। लेकिन इस निज़ाम के नफाज में बहुत सारे सवालात भी सामने आते हैं। ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हुकूमत क्या डेली प्राइसेस पर रेगुलेट कर सकेगी? और इसके साथ एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पूरे मुल्क में फ्यूल प्राइसेस की रेगुलेशन का एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, या पोर्ट और रिफाइनरी से फासले की कॉस्ट भी फ्यूल कॉस्ट का हिस्सा बनेगी? अब ऐसे में कंज्यूमर्स किसी कंपनी या पंप की ओवर प्राइसिंग की शिकायत अगर करना चाहें तो क्या पहले से कोई दफ्तर मौजूद होगा जो आवाम की शिकायत पर अमल करे, या मुख्तलिफ इदारों में यह शिकायत बेहिसी का शिकार होकर दम तोड़ देगी? प्राइसेस को रोजाना की बुनियाद पर तब्दील करने की तजवीज़ की बड़ी वजह स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की सूरत हाल है। रोजाना दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। कशीदगी बढ़ने से ब्रेंट खाम तेल की कीमत तकरीबन $86 फी बैरल तक पहुंची, जबकि WTI भी $80 के करीब हो चुका है। अगर बहरान मजीद बढ़ा तो बाज़ माहिरीन के मुताबिक खाम तेल $100 फी बैरल तक भी दोबारा जा सकता है। हुकूमत ने ओगरा को यह हिदायत भी दी है कि वो रोजाना प्लेट्स का आलमी बेंचमार्क अपनी वेबसाइट पर जारी करे। इससे आवाम को यह मालूम हो सकेगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत किस आलमी रेफरेंस के मुताबिक तय की जा रही है। अब इस इकदाम का मकसद कीमतों के निज़ाम को ज़्यादा शफाफ बनाना है। हुकूमत एक पेट्रोलियम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाने पर भी गौर कर रही है, और इस फंड का मकसद ये होगा कि अगर आलमी मंडी में तेल अचानक बहुत महंगा हो जाए तो कंज्यूमर्स पर इसका मुकम्मल बोझ फौरी ना डाला जाए। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि इस फंड के लिए रकम कहाँ से आएगी। रोज़ाना कीमतों का निज़ाम एक तरफ शफाफियत बढ़ाएगा और हुकूमत को आलमी कीमतों के मुताबिक फौरी रद्द-ए-अमल देने में मदद देगा, लेकिन इससे आवाम को तकरीबन हर रोज़ कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा असर ट्रांसपोर्ट के साथ एग्रीकल्चर, गुड्स ट्रांसपोर्ट और अशिया ख़ुरानोश की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि डीजल इन तमाम शोबों की एक बुनियादी ज़रूरत है। अब एक और मसला यह है कि रोज़ाना के तब्दील होते फ्यूल प्राइसेस पर एक गुड्स ट्रांसपोर्टर अपने किराए का असेसमेंट है वो लगाने में मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाएगा, क्योंकि बाज़ मरतबा सामान की तरसील में 2 से 3 दिन का सफ़र करना पड़ता है, और ऐसे में किराए को तय करना और मुनाफा कमाना एक मुश्किल मरहला बन जाता है। हुकूमत रिफाइनरी पॉलिसी में भी बड़ी तब्दीलियाँ ला रही है ताकि मुल्क में डीजल की लोकल पैदावार बढ़े और इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कम हो सके। साथ ही तेल की सप्लाई चेन को डिजिटल बनाने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है ताकि कीमतों और सप्लाई के निज़ाम को भी मज़ीद मौसर बनाया जा सके। अब असल सवाल यह है कि अगर रोज़ाना कीमतें तब्दील होने लगीं तो क्या कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा, या सिर्फ आलमी मंडी के शॉक्स पहले से ज़्यादा तेज़ी से महसूस होंगे? इसका जवाब बड़ी हद तक स्टेबलाइजेशन फंड, रुपए की कदर और टैक्स पॉलिसी पर मुनहसर होगा। अब इसका जो पंप के ओनर्स हैं, पंप मालकान हैं या उनकी एसोसिएशन है, उस पर क्या पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। हुमायूं खान साहब चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी अगर बिलफर्ज हुकूमत इस मामले को तय कर लेती है और रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल होता है तो पंप ओनर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? पेट्रोल की कीमत इससे कितनी तेज़ी से ऊपर जा सकती है, और फिर ज़ाहिर एंड कंज्यूमर तो इससे मुतासिर होगा ही। सर, इससे पहले ये 15 दिन था, इससे पहले जो है ना ये 1 महीने का था। तो हमारी अभी उनके रिकॉर्ड पे काफ़ी दरखास्तें पड़ी हुई हैं जो कि हम उसको कह रहे थे कि आप इसको 1 महीने पे ले जाएं। अगर वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ इस चीज़ को जोड़ना चाह रहे हैं तो पहले अपना जो स्ट्रक्चर है पहले उसको ठीक कर दें। स्ट्रक्चर क्या होगा कि एक OMC कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, फिर ओगरा से एक लाइसेंस लेता है। उस स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि फिर उस OMC को पूरे पाकिस्तान में अपने पैसों से पंप लगाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आवा जो है ना बिगड़ा हुआ है कि वो जो पैसा OMC ने लगाना है वो पेट्रोल पंप के जरिए, पेट्रोल पंप ऑनर के जरिए वो पैसा लगाया जाता है। फिर उस पंप के ऊपर जो पैसा लगाया जाता है उसके तमाम जो हकूक होते हैं ना वो एक लीज एग्रीमेंट के अंदर, एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के अंदर वो कंपनी अपने हाथ में ले लेता है। अब कंपनी को तो कोई नुकसान नहीं होगा, अभी इस वक्त भी कंपनी को फायदा होगा। और दूसरी बात यह कि इसके अंदर जो गेम करने वाले लोग हैं उनको फायदा होगा, पब्लिक को बिल्कुल फायदा नहीं होगा, पब्लिक को नुकसान होगा, पब्लिक अंधेरे में होंगे। पाकिस्तान इतना जो है ना पढ़ा लिखा मुल्क नहीं है कि वो हर दफा जो है ना देहातों में या जो हमारे अनपढ़ लोग हैं उसको नेट से जो है ना वो मुंसलिक करके ना वो देखता रहे। अगर तरक्की उसने करनी है ना तो सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर ठीक कर दें
अपने कानून के अंदर जो आपकी सकम है, जो आपकी कोताही गलतियां हैं, उसको ठीक कर दें, उसके बाद फिर आप इन चीजों की तरफ जाएं। ये अब जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, जबकि आपका जो मुल्क है उसका जो सिस्टम है वो इंटरनेशनल मुल्क उसका नहीं है। तो आप सबसे पहले इंटरनेशनल कानून जो आप इधर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले वो चीजें लेके आए, लोगों में वही एजुकेशन लेके आए, वो जो स्ट्रक्चर है आपका एक पेट्रोल पंप लगाने का वो लेके आए। यहाँ पे तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ज्यादा पैसा पेट्रोल पंप मालकान का लगा हुआ है, और अभी आप यकीन कर रहे हैं ना कि 5 दिन से लोगों को पेट्रोल डीजल ही नहीं मिल रहा है, और ये पता चल गया कि जंप कर रहा है। और ये अभी जो है ना वो जंप कर रहा है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने उसको रोका है, या उन्होंने उस वक्त जो उनके पास, अभी मुझे आज कंपनी वाले ने ये बात की कि हमारे पास 9 से 10 दिन का स्टॉक बकाया बचा है, इसके बाद हमारे पास स्टॉक नहीं, लोगों ने इंपोर्ट भी नहीं किया, और हमारे गवर्नमेंट के साथ इश्यूज हैं, कस्टम के चापे हैं, और हमारे डेपोज जो है ना सील हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स में प्रॉब्लम है। और ये इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये समझ नहीं आती कि कारोबार में 10 दिन अगर स्टेबल होता है तो 11वें दिन हमें फिर पता चलता है कि आज तो सप्लाई में फिर कैप लग गया। तो जिस वक्त ये सूरत हाल होगी तो हमारा जो पेट्रोल पंप का मालिक होगा वो स्टॉक को कैसे मेंटेन करेगा? ठीक है। अच्छा, हमारी साहब ये बताइएगा, जो प्राइस मैकेनिज्म इस वक्त बना हुआ है वो पंप मालकान के लिए क्या है? जब आप कंपनी से पेट्रोल लेते हैं, बिलफर्ज आप 20 तारीख को पेट्रोल ले रहे हैं और वो 10 दिन पुराना स्टॉक है, तो वो 10 दिन पुराने पैसे 10 तारीख वाले पैसे आप लोग पे करते हैं उस हिसाब से, या फिर 20 तारीख को आप पेट्रोल खरीद रहे हैं तो आप वो 20 तारीख वाले ही पैसे देंगे जो उस दिन आलमी रेट होगा या पाकिस्तान में रेट होगा? सर ये तो देखो, मिसाल के तौर पे हम तो उनसे स्टॉक लेते हैं, आज के डेट का ले लेते हैं, मिसाल हमने तो आज के दिन का देना है, कंपनी ने तो हमसे एडवांस पैसा ले लेना है। अब 5 या 10 दिन में ये कम होता है, ज्यादा होता है, ये तो सारे पेट्रोल पंप मालिक को हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हम बिजनेस को, मिसाल के तौर पे अगर आपकी कमाई इस वक्त जो हमारा कमीशन है वो शायद 1 या 1.5% है, पहले अपने सिस्टम को तो ठीक कर दो ना। 1-1.5% में अगर आपको 10 दिन या 5 दिन के बाद जो आपके पास स्टॉक होता है, इस वक्त हमारे पेट्रोल पंप के जो ऑनर्स है उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि कोई कैपेसिटी का जो है ना अपना पेट्रोल और डीजल रख लें। तो मुझे आप ये बताएं कि उसने जो परचेज किया है और 10 दिन में ये 100 रुपए कम हो गया ना, तो उसके पास तो पैसे ही नहीं बचेगा। वो लेकिन तो हमारे साहब को याद होगा 8 मार्च को जब पेट्रोल 55 रुपए एक साथ उसकी कीमत में इजाफा हुआ, तो इसका मतलब फिर वो अगले रोज से रात 12 बजे जब अप्लाई हुआ तो पंप मालकान ने उसमें फिर करोड़ों अरबों रुपए कमाए होंगे। फिर 2 हफ्ते गुजरे, 137 रुपए यकमुश्त इजाफा हुआ, वो चाहे एक दिन के लिए हुआ, बाद में 80 रुपए कम हो गए, तो उस 137 रुपए में भी लोगों ने लाखों करोड़ों एक दिन में कमा लिए होंगे। तो यहाँ तो मुनाफा भी भरपूर हो रहा है। सर ना सर, देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सारा ओएमसी के हाथ में है। ओएमसी को पहले पता चल जाता है, वो हमें हमारे तेल के ऊपर वो केप लगा देता है, हमें तो स्टॉक ही नहीं करने देता। और फिर जिस वक्त रेट के बढ़ने का चांस होता है तो उस वक्त यहाँ पे हाई क्रिएट होती हैं, और वो जो लोग होते हैं वो फौरन पेट्रोल पंप की तरफ भागते हैं। हमारे पास जो वो कहते हैं कि हम एवरेज के हिसाब से दे रहे हैं, तो वो एवरेज नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त हाई क्रिएट हो जाती है, और जब हाई क्रिएट हो जाती है हमारे पास तेल ही खत्म हो जाता है। जब हमारे पास तेल ही नहीं होगा तो मुनाफा किस चीज का होगा? मुनाफा तो कंपनियों का है। आप इससे पहले देख ले कि ओएमसीज ने ये जो पिछली दफा रेट कम होना था, ओएमसीज ने उनको जोर दे दिया गवर्नमेंट को, तो वहां पे रेट ही कम नहीं हुआ। तो अभी इस वक्त जो सबसे बड़ी लॉबी है, जो माफिया है, वो ओएमसी है। वो तो पेट्रोल पंप डीलर को भी कहा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी कहा रहे हैं, टैक्सेस को भी कहा रहे हैं, गेन को भी कहा रहे हैं, सब कुछ वो कहा रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले के पास तो कुछ भी नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों का कि पेट्रोल पंप वाले कमा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सही। तो ये ओएमसीज फिर किस तरह से कमा रही है, आप बताइएगा। कि आप कह रहे हैं कि हम तो जब पैसे एडवांस देते हैं तो स्टॉक भी आपके पास आ जाता है, अब उस स्टॉक को 1 दिन में बेचना है या 6 दिन में बेचना है, ये तो पंप मालिक ही फैसला करता है ना कि वो कब कितना स्टॉक बेचना चाहता है। सर देखो ओएमसी कैसे कमाता है, मिसाल के तौर पे अभी 4 दिन से पता चल गया कि रेट ने बढ़ना है, ठीक है, तो अब 4 दिन से वो मार्केट में पेट्रोल पंप को सप्लाई नहीं दे रहे पाकिस्तान में। मैं आपके साथ जो है ना आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा कि इस वक्त हमारे पास कितनी कंप्लेंटें हैं, और ये मैंने ओगरा को कंप्लेंट भी कर दी है। अच्छा। कि भाई हमारे लोगों को तो तेल ही नहीं मिल रहा है ना, तो फिर चलाएंगे किस तरह? अब कंपनियां क्या कहती हैं, क्योंकि वो ओगरा को एक फिगर देता है कि हम इस तरह तेल जो है ना वो बेचते हैं, क्योंकि कंट्रोल तो है नहीं। तो उस वजह से अभी जब हमें तेल ही नहीं मिलेगा, मैं वैसे ड्राई हूं, तो फिर मैं कैसे कमाऊंगा?
कमाएंगा, तो कंपनी ने रोका हुआ तेल, क्योंकि अख्तियार उनके पास है, इंपोर्ट भी उसके पास है, लाइसेंस भी उसके पास है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एज ए डीलर, एज ए ऑनर होता हूँ, और मेरा कंट्रोल तो सारा ओएमसी के पास है या गवर्नमेंट के पास है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इसका मतलब कि असल जिम्मेदार आप उनको करार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। अब जो रिजर्वेशन इन्होंने उठाए उसका जवाब हम चाहेंगे कि कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से लें। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ उसामा कुरैशी साहब मौजूद होंगे, वाइस चेयरमैन सिनर्जिको एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर OCAC के, और उनसे फिर इस पूरी सूरत हाल पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब हुकूमत इस वक्त ये सोच रही है कि पेट्रोल प्राइस को रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील किया जाए और एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि अब हफ्तावार नहीं बल्कि रोज़ाना ओगरा ये तयन करे कि पेट्रोल प्राइस रात 12 बजे के बाद नई प्राइस क्या होंगी। अब इसका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पर क्या असर पड़ेगा, इसका एक एंड कंज्यूमर को कितना ये मुतासर कर सकती है, और फिर पेट्रोल पंप ओनर्स इससे कितने मुतासर हो सकते हैं, किसका इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, इस पर हम बात करते हैं। उसामा कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है सिनर्जिको के, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं OCAC के, हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का इस पर, या एडवाइजरी काउंसिल का इस पर क्या रिएक्शन है? अभी तो ज़ाहिर है एक इनिशियल फेज़ में है ये मामला, अगर ये हतमी फैसला हो जाता है तो ये एक्सेप्टेबल है या फिर रिजेक्ट करेंगे आप लोग इसको? देखें, थैंक यू अरबाब, आपने प्रोग्राम में दिया। देखें, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये अभी कोई चीज़ हतमी तौर पे तय नहीं हुई। एक कमेटी बनी है जिसको मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, मिनिस्टर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब, जिसमें OCAC की रिप्रेजेंटेशन भी है, रिफाइनरीज की भी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की भी है, और डिफरेंट जो ओगरा है और जो रेलिवेंट और मिनिस्ट्रीज हैं उनकी भी इसमें NCMC की जो है वो, मतलब काफ़ी हाई लेवल ये कमेटी प्राइसिंग के न्यू फार्मूला को बनाने के लिए जो है वो एक फॉर्मुलेट की गई है, जिसकी उसकी चंद सब कमिटीज भी हैं। तो पहले सब कमिटीज में डिस्कस होता है, फिर ये ऊपर आता है मेन कमेटी तक। आइडिया मैं बता दूं इसके पीछे आइडिया क्या है। इसके पीछे आइडिया ये है कि कम से कम प्राइस शॉक, बिकॉज देखें ऑयल प्राइसेस ये ग्लोबल प्राइसेस के साथ लिंक होती हैं। पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, नेट इंपोर्टर है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो फिनिश मतलब गैसोलीन हो, या इवन डीजल भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। गैसोलीन तो 80% तकरीबन जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो इंटरनेशनल प्राइसिंग, इंटरनेशनल फ्रेट्स, इंटरनेशनल प्रीमियम्स, इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रीमियम्स, और व्हाटएवर द कॉस्ट आर टू ब्रिंग दैट मॉलिक्यूल टू पाकिस्तान, वो कॉस्ट ऐड करने के बाद एक कॉस्ट बनती है जो पब्लिक को पास ऑन होती है। जहां तक डीलर और OMCs का ताल्लुक है, उनका मार्जिन फिक्स है। OMCs का 7.75 रुपए पर लीटर होता है, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है आज सच, जो प्राइसिंग फॉर्मूला है। ये क्यों डेली की बात हुई है? इसलिए हुई है ताकि प्राइसिंग शॉक एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद जो एकदम से बढ़ के होता था, वो डे टू डे बेसिस पे एब्जॉर्ब होता रहे और वो एवरेज आउट हो जाए, किसी को भी मतलब एकदम से उसका इम्पैक्ट ना आए। तो ये बेसिकली उसकी ऑब्जेक्टिव है मेन, कि किस तरीके से इसको जो है वो ऑयल शॉक को या इस प्राइस शॉक को एब्जॉर्ब कर सके अवाम। जहां तक आपने बात की कि इसमें ऑयल कंपनीज रिजेक्ट करेंगी, नहीं, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करेंगी। देखें, दीज आर ग्लोबल प्रैक्टिसेस, कोई भी हम व्हील रीइन्वेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दुनिया में अभी तो पाकिस्तान में रेगुलेटेड मार्केट है। उस कमेटी का एक और जो एजेंडा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में डीरेगुलेटेड प्राइसिंग होनी चाहिए, क्या प्राइसिंग कंपटीशन बिटवीन द कंपनीज होना चाहिए जिससे कंज्यूमर को फायदा होगा। इसके लिए उन्होंने KPMG को भी हायर किया है उस कमेटी में। KPMG जो है वो रिपोर्ट देता है, अपनी प्रेजेंटेशन देता है, और वो बताता है दुनिया के खास तौर पे हमारे रीजन में, एशिया में, डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और वो क्या फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं इन प्राइसिंग के लिए, ऑयल प्राइसिंग। बिकॉज देखिए, मार्केट तो कंज्यूमर बिहेवियर हर जगह सेम है, चाहे आप किसी भी मुल्क में चले जाएं। हर जगह की डायनेमिक्स थोड़ी सी इस तरह से डिफरेंट है कि उन कंट्रीज में जहाँ इंडिजिनस प्रोडक्शन ज्यादा होती है, जहाँ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वहाँ की डायनेमिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। बट स्टिल कुछ कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो प्राइस में सब्सिडी देती हैं, कांस्टेंट सब्सिडी देती हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो नहीं देती, वो एटपार ही रखती हैं। इवन UAE है, UAE में ऑयल बेतहाशा है, उनके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है, बट स्टिल उनकी पंप प्राइस एग्जैक्टली वही होती है जो इंटरनेशनल पब्लिश प्राइस होती है, बट वो 1 महीने मेंटेन रखते हैं। सो बेसिकली इस कमेटी का ये पर्पस था। तो मैं भी आई वाज पार्ट ऑफ द कमेटी मीटिंग, और उसमें यही डिस्कशन हो रही थी। बेसिकली जाना टुवर्ड्स डीरेगुलेशन है, ताकि डीरेगुलेशन में
कंज्यूमर का ज्यादा बेनिफिट इस सेंस में है कि कंज्यूमर विल हैव अ चॉइस। गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो ये है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे रहेगा, बिकॉज बोथ रिफाइनिंग इंडस्ट्री में और ऑयल मार्केटिंग इंडस्ट्री दोनों में गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज का 50% के करीब जो है वो मार्केट शेयर है। सही। सो अगर अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर स्टेट ओन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वो जो प्राइस सेट करेगी, अगर किसी को उससे ऊपर बेचना है सो वो ऊपर बेच पाएगी नहीं बेच पाएगी, दैट इज कंज्यूमर्स चॉइस। आइडियली उसके नीचे ही बेचनी पड़ेगी। उसामा साहब, जो सॉरी टू कट यू, लेकिन अभी जो प्राइस मैकेनिज्म है बिटवीन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पंप ओनर्स के दरमियान, जरा इसको भी थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कीजिएगा कि अभी रोजाना तायुन में तो फिर लेट सपोज 10 दिन पहले का किसी पंप के पास स्टॉक मौजूद है या इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास पुराना स्टॉक मौजूद है, तो उसने तो वो पुरानी प्राइस पर परचेज किया हुआ है। अब जब डे बाय डे वो कीमत कम या ज़्यादा होगी तो उस पर कभी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कभी बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। अरबाब साहब, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं इसमें, ये जो इन्वेंट्री गेन एंड लॉस है ना, ये एक जीरो सम गेम है फॉर एटलीस्ट रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इवन फॉर पंप ओनर्स टू सर्टेन एक्सटेंट। देखिए, आपका एक टैंक है ना, पंप पे भी एक टैंक है, या रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास जो स्टोरेजेस हैं उनमें कैपेसिटी वो रिप्लेनिश होता रहता है ना स्टॉक। तो इट इज नॉट लाइक कि एक दफा नुकसान हो गया एक दफा फायदा हो गया, ये जीरो सम गेम है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी 7.75 रुपए पर लीटर जो है अपने मार्जिन पे काम करती है। इसी तरह डीलर का मार्जिन भी कोई लगभग 8.5 रुपए के करीब है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मेरे ख्याल ऑयल मार्केटिंग कंपनी से थोड़ा ऊपर है या बराबर ही है। सो ये फिक्स्ड है। अच्छा, ये फिक्स्ड है तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड। जहां तक आपकी बात है डेली प्राइसिंग शिफ्ट हो रही है, इट इज डिफिकल्ट एट गवर्नमेंट एंड बी कि डेली बेसिस पे एक प्राइस अनाउंस करनी है ओगरा को, पंप को भी डेली बेसिस पे चेंज करनी है। बट सर, ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, दुनिया में होती है। इससे ये नहीं है कि ये हम तो इसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना। अब कंपनीज के लिए बेनिफिट हो या शॉर्ट टर्म में लॉस हो या शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो, बट द बेसिक पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी जिसकी वजह से जिसमें ये प्राइसिंग फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है, उसका सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि कम से कम, खास तौर पे भी आपने देखा और अभी भी आज के दिन जब हम बैठे हुए हैं तो आपने देखा एस्केलेशन की क्या सिचुएशन है और ऑयल प्राइसेस कितनी वॉलेटाइल हुई हुई। तो इस वॉलेटिलिटी को संभालने के लिए, वरना आम दिनों में तो देखें नॉर्मल डेज में तो जनरली इतना बड़ा इशू होता ही नहीं है, ये तो इशू ही वॉलेटाइल दिनों के लिए होता है। आपने देखा होगा हालिया दिनों में बहुत शोर इसके ऊपर हो रहा था कि जी पुरानी इन्वेंट्री पे गेन आ गया और उसके बाद उससे डबल लॉस निकल गया जब इन्वेंट्रीज के लेवल पुरानी से बहुत ज्यादा थे और लॉस उससे ज्यादा हो गया। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल रिफाइनरीज, कोई भी कंपनी जो है वो इन्वेंट्री गेन और लॉस के लिए काम नहीं करती, वो अपने मार्जिन के लिए काम करती है और अपनी जो है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करती है कि वो बिजनेस सस्टेनेबल कैसे रखे। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज। सही। अच्छा, ये अगला सवाल भी जो एक आम परसेप्शन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हवाले से, उसी पर मेरा था कि जब ये 8 मार्च को कीमत 55 रुपये ओवरनाइट बढ़ती है, फिर उसके 2 हफ्ते बाद मजीद 137 रुपये एक साथ पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होता है, जो नेक्स्ट डे 80 रुपीज़ कम भी हो जाता है, तो फिर एक मौके पर 74 रुपीज़ का डिक्लाइन भी आया। तो उस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने वो सारा प्रॉफिट कमाया जब वो पैसे बढ़े, या फिर वो पंप ओनर्स के हिस्से में गया? और इसी तरह जब वो 74 रुपये का डिक्लाइन आया तो नुकसान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हुआ या फिर पंप ओनर्स का हुआ है? देखिए, जिसके पास इन्वेंट्री थी उसको फायदा और नुकसान हुआ, बट अगेन चाहे वो पंप के पास भी जो भी इन्वेंट्री थी, जाहिर सी बात है उनके पास कम इन्वेंट्री होती है। एक पंप पे मैक्सिमम क्या इन्वेंट्री होगी, 40-50 हज़ार लीटर होगी। बट अगर आप किसी कंपनी की बात करें तो उनके पास हजारों टन होगी, जो कि कई लाख कई करोड़ लीटर बन जाती है। सो वो क्वांटम ऑफ द लॉस एंड गेन, बट अगेन दीज आर नॉट रियलाइज्ड गेन्स एंड प्रॉफिट्स, गेन्स एंड लॉसेस। ये गेन जैसे आपने खुद बताया 55 रुपए बढ़े थे, उसके बाद 74 रुपए कम हो गए, फिर 80 रुपए कम हो गए। फिर अगर आप वो सारा कुछ डिक्लाइन को भी देखें, सो वो डिक्लाइन, बल्कि इवन गवर्नमेंट ने तो फॉर्मूले को, जिसके ऊपर आपने देखा होगा OCAC ने एहतजाज एक खत भी लिखा था कि देखें आप, जिस फॉर्मूले से वो प्राइस गेन आया था उसी फॉर्मूले से प्राइस लॉस भी होना चाहिए था। बट जो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि देखें जी अनसस्टेनेबल ना करें इसको, फॉर्मूले को बार बार चेंज करें कि जब गेन आ रहा है तो डिफरेंट फॉर्मूला हो, जब लॉस आ रहा हो तो ज्यादा लॉस देने के लिए आप फॉर्मूला चेंज करें। सो दिस वाज आवर रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, और अभी भी यही करते हैं कि देखें ऑयल सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए एक चीज जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आज आपके पास है वो रोज की बेसिस पे बिक रहा है, उसका रिप्लेनिश होना जरूरी है। और वो रिप्लेनिश एट टुडेस, सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 20 दिन का स्टॉक रखना मैंडेटरी होता है।
एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सो इस पूरे इन्वेंट्री गेन लॉस ये सिर्फ चंद दिन के लिए जो है वो लोगों को जो है वो कहना चाहिए, कुछ हमारे एनालिस्ट हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ साबिक वुज़रा भी हैं जिनको देख के अफसोस होता है कि जो इसी प्राइसिंग फॉर्मूले से जो है वो प्राइस चेंज करते थे और आज वो हुकूमत में नहीं है तो वो आज तनकीद करते हैं इस प्राइसिंग फॉर्मूले पे या उसके ऊपर तनकीद की उन्होंने। देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और पूरी दुनिया में इन प्लेस है, ग्लोबली प्राइस पब्लिश होती हैं। फिर एक और भी एक अरबाब अगर आप देखें तो इशू है कि हमारे यहाँ खाम तेल की प्राइस के ऊपर लोग उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं। खाम के तेल की एफओबी प्राइस आसान अल्फाज में जिस मुल्क में वो प्रोड्यूस हो रहा है उस मुल्क की प्राइस के ऊपर जो है वो उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं और कहते हैं पंप प्राइस ये होनी चाहिए। और अच्छे अच्छे लोगों को मैं ट्विटर पे देखता हूँ या सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इवन चंद प्रोग्राम्स में बैठ के भी वो ये बात कहते हैं कि जी ये प्राइस होनी चाहिए थी। सही। तो वो खाम तेल है। इसकी एक वजह उसामा साहब ये है कि जो लेवी हुकूमत ने लगाई हुई है ना 25-27% के अराउंड, वो बड़ा इफेक्ट करती है एक एंड प्राइस को, फाइनल प्राइस को। क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस पर थोड़े रिजर्वेशन हैं गवर्नमेंट के साथ कि इतनी हैवी आप ये लेवी लगा देते हैं तो उससे फिर प्राइस मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है? ज़ाहिर है आप लोगों के लिए भी होता होगा, पंप ओनर्स के लिए भी होता होगा, चूँकि एक कंज्यूमर के लिए उसको फिर उसकी बाइंग कैपेसिटी देखते हुए बड़ा मुश्किल वो हालात हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैनेज करे हुकूमत, कम करे इसको। सर आई टोटली अग्री कि एंड कंज्यूमर प्राइस के अंदर टैक्सेस शामिल हैं और लेवीज जो हैं, बट हम कंपनीज का उसके ऊपर कोई जोर नहीं है या मतलब हमारा कोई कंट्रीब्यूशन उसके अंदर नहीं है। हम तो कलेक्टिंग एजेंसी के तौर पे वो कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। अब ये गवर्नमेंट का बजट होता है, उस बजट के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं, हमसे तो इवन डिस्कस भी नहीं होती। बट आई एग्री विद यू कि वो एंड कंज्यूमर प्राइस का तो पार्ट बनती है जिसकी वजह से ऑयल कंपनीज के ऊपर सारा प्रेशर आता है। बिकॉज मेरे ख्याल से मोर देन 90% लोगों को नहीं पता होगा, आम आदमी को, कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका ब्रेकअप क्या है, कि उसमें ऑयल कंपनी को कितने पैसे जा रहे हैं, उसमें टैक्सेस कितने हैं। आई टोटली अग्री। इसीलिए उसी कमेटी के अंदर एक बात बड़ी क्लियरली डिस्कस हुई है कि ये फॉर्मूला जो है ये पब्लिश कर दिया जाए, ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो, ये इसकी तशहीर की जाए कि ये जी ये फॉर्मूला होगा ताकि लोग खुद कैलकुलेट कर लें बिल्कुल सही कि ये प्राइस होगी। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन सिनर्जी को हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे कि ऑयल कंपनीज़ कैसे काम करती हैं और फिर पंप ओनर्स तक किस तरह से पेट्रोल पहुंचता है और उस पर किस किस तरह के टैक्सेस भी लागू होते हैं और फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। पेट्रोल मुस्तकिल पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि पिछले एक साल में गाड़ियों की सेल में बहुत बड़ी हद तक इजाफा हुआ है और ये ऑलमोस्ट कोई 40% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। अब क्या पाकिस्तान में एक साल में गाड़ियाँ लाखों रुपये सस्ती हो गई हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आखिर एक साल में अचानक ये पैसा लोगों के पास कहाँ से आ गया? क्या वाकई मईशत संभल रही है या फिर लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है या फिर ये एक बहुत ही मखसूस तबका ही इस वक्त ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के ताज़ा नंबर सामने आए हैं और इन फिगर्स के मुताबिक माली साल जो पिछला गुजरा है उसमें पूरे मुल्क में 1,55,631 गाड़ियाँ फरोख्त हुई हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 39% ज़्यादा हैं। अगर हम 660 सीसी यानी सबसे छोटी गाड़ियाँ और 800 सीसी और 1000 सीसी की गाड़ियों की सूरत-ए-हाल देखें तो एक साल पहले इनकी कीमत मुसलसल बढ़ रही थी, लेकिन अब सूरत-ए-हाल बिल्कुल बदल चुकी है। कई 660 सीसी जापानी इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में लाखों रुपए की कमी भी देखी गई है। 800 सीसी कैटेगरी में सुजुकी ऑल्टो के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की कीमत में भी एक ठहराव आया है। फिर कुछ कंपनीज़ ने लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट्स और प्रमोशनल ऑफर्स भी दी हैं। उसके बाद 1000 सीसी और उससे ऊपर की गाड़ियों में भी कीमत में शदीद इजाफे का सिलसिला रुका है और कुछ मॉडल्स की कीमत पहले के मुकाबले में कुछ कम हुई हैं या वो कई महीनों तक बगैर इजाफे के बरकरार भी रही हैं। और उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। रुपए की कदर में पहले के मुकाबले में इस्तेहकाम आया है, फिर इंटरेस्ट रेट में एक वाज़ेह कमी हुई है और इम्पोर्ट कॉस्ट में भी खासी बेहतरी देखी गई है। ये तमाम वजूहात इस पर असर डालती हैं और फिर जाहिर है कि कंपनीज़ के दरमियान जो एक बढ़ता हुआ कंपटीशन है वो भी कीमत को नीचे लेकर आता है, जिस तरह पिछले चंद महीनों में हमने कीमतें नीचे आती देखी। यानी आज अगर कोई गाड़ी खरीदने का इरादा करे तो उसे एक साल पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे, बेहतर फाइनेंसिंग मिलेगी और फिर पहले से बेहतर कीमत वाली मार्केट मिलेगी। बैंक्स ने भी
ऑटो फाइनेंसिंग को काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले में आसान बनाया है। इंटरेस्ट रेट कम होने से माहाना इंस्टॉलमेंट्स में वाज़ेह कमी आई है, जिससे बहुत से लोगों ने गाड़ी खरीदने का फैसला भी किया है। फिर नई और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ मुख्तलिफ कंपनीज ने कई नए मॉडल्स भी मुतारिफ कराए हैं, जिससे मार्केट में मुकाबला मजीद बढ़ा है और ख़रीदारों के पास फिर ज़्यादा बेहतर चॉइस आ गई है। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि गाड़ी ख़रीदने वालों की क़ुव्वत ख़रीद किसी हद तक ज़रूर बेहतर हुई है, मगर ये बहुत हद तक मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास तक महदूद है। आज भी 40, 50 या 60 लाख रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लिए एक मोटरसाइकिल ख़रीदना भी पहले जितना आसान नहीं रहा है। इसलिए मोटरसाइकिल की फ़रोख्त में 30% इजाफा तो हुआ है, लेकिन ये अब भी 7 साल पहले की, यानी जिस दौरान कोविड था उससे पहले की सतह से अभी भी कम है, जब पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 30 लाख मोटरसाइकिलें फ़रोख्त होती थीं। तो इसका मतलब है कि आम आदमी की माली मुश्किलात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऑटो इंडस्ट्री की तरक्की एक पॉजिटिव इशारा है। इससे फैक्ट्रीज़ की पैदावार बढ़ती है, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली सनतें तेज़ हो जाती हैं, हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलना शुरू हो जाता है, बैंक्स का कारोबार भी बढ़ता है और हुकूमत को ज़्यादा टैक्स भी मिलने लगता है। यानी एक गाड़ी की फ़रोख्त सिर्फ एक कंपनी का फ़ायदा नहीं, बल्कि ये पूरी मईशत में सरमाए को गर्दिश में लाने का ज़रिया बनती है। अब ये सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत के लिए भी खासी हौसला अफजा है, लेकिन साथ ही ये हकीकत भी सामने लाती है कि तरक्की अभी सब तक यकसा तौर पर नहीं पहुंची है। असल कामयाबी उस वक्त होगी जब सिर्फ गाड़ियों की फ़रोख्त ही नहीं बल्कि एक आम पाकिस्तानी की आमदनी बढ़ेगी, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा होगा और मेयार ज़िंदगी भी उसी रफ्तार से बेहतर होगा, ताकि तरक्की सिर्फ आदाद व शुमार में नहीं बल्कि हर घर में देखी महसूस की जा सके। अब इसके लिए बड़ी एक मजबूत माशी पॉलिसी चाहिए और देखना यह है कि आगे हालात किस जानिब जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने फिस्कल ईयर 2025-26 में एक और तारीखी संग मील अबूर किया है। मुल्क की आईटी और आईटी एक्सपोर्ट्स पहली बार 4.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो गुज़िश्ता फिस्कल ईयर के 3.4 अरब डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 29% ज़्यादा है। सिर्फ 3 बरस पहले फिस्कल ईयर 2023 में आईटी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 2.6 अरब डॉलर थी। इस तरह 3 साल में आईटी एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 73% का इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इकॉनमी में एक बहुत बड़ी तब्दीली की निशानदही भी करता है। इस बार तरक्की सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउसेस की वजह से नहीं हुई, बल्कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और फिर गेमिंग इंडस्ट्री के अलावा फ्रीलांसर्स ने भी इस नंबर को बढ़ाने में अपना एक नुमायां किरदार अदा किया। और इस सूरत हाल से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री अब सिर्फ कोडिंग सर्विसेज तक महदूद नहीं रही है, बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में आलमी मंडी में जगह भी बना रही है। एक और अहम तब्दीली सामने आई है कि पाकिस्तान आईटी कंपनीज अब सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर रिलाई नहीं कर रही, बल्कि छोटी और दरमियानी आईटी कंपनीज तेजी से एशिया पैसिफिक की मार्केट्स, खासतौर पर जापान और सिंगापुर में भी दाखिल हो रही हैं। इससे न सिर्फ नई कारोबारी एक राह खुलेगी, नए मौके पैदा हो रहे हैं, बल्कि किसी एक खित्ते पर इन्हिसार भी कम हो रहा है। अब इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि इस तरक्की की एक बड़ी वजह आलमी सतह पर डिजिटल सर्विसेज की बढ़ती हुई डिमांड है। इसके अलावा पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद फ्रीलांसिंग के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और गेमिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक खिदमात फराहम कर रही हैं, जिससे आईटी एक्सपोर्ट्स में हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। अदायगियों के आलमी प्लेटफॉर्म पेयोनियर और इसने भी इस सेक्टर में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को अमरीकी डॉलर के साथ यूरो और बरतानवी पाउंड के साथ कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलवी डॉलर के अलावा जापानी यन और सिंगापुर डॉलर समेत मुख्तलिफ करेंसियों में अदायगियाँ वसूल करने की सहूलत फराहम कर रही हैं। अब इससे छोटी कंपनीज़ के लिए नई आलमी मार्केट्स में कारोबार करना खासा आसान हो गया है। आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जिनमें रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट बहुत कम होती है। इसका मतलब यह है कि हर इजाफी डॉलर बराह रास्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ करंट अकाउंट और रुपए की स्टेबिलिटी में मदद देता है। अब ये सारी बातें आईटी सेक्टर में एक्सपेंशन को भी जाहिर कर रही हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की नज़रें अभी जो सोशियो डिजिटल समिट 2026 है उस पर भी हैं, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है। इसमें एशिया और ओशियाना के 24 ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे और अगर पाकिस्तानी कंपनीज इस प्लेटफॉर्म को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करती हैं तो फिर नए मुआहिदों के साथ इन्वेस्टमेंट के अलावा जॉइंट वेंचर प्लान्स और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मजीद हासिल किए जा सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मजीद बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन अगला मरहला सिर्फ आउटसोर्सिंग नहीं बल्कि अपनी प्रोडक्ट्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग तैयार करना होगा। यही सेक्टर्स मुस्तकबिल में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को पहले 10 अरब डॉलर के करीब लेकर जाएंगे और फिर उससे आगे के जो टारगेट्स हैं वो भी हासिल किए जा सकें। ये सब कुछ करने में
कितना टाइम लगेगा, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक CEO हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के, हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सेक्टर मुसलसल एमर्ज हो रहा है, ग्रो कर रहा है, $4.5 अरब तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब जो ये अहदाफ हैं $10 अरब के, $15 अरब के, ये कितने वक्त में और क्या इन्हीं फुट स्टेप्स पर चलते हुए हासिल किए जा सकेंगे जो अभी का ट्रेंड है? जी थैंक यू सो मच यार, आपने जो टाइम दिया तो वेरी अप्रिशिएटेड। ये जो है मैं एक तो क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं कि ये जो $4.5 बिलियन का नंबर जो आजकल मीडिया में काफ़ी हो रहा है, इसके ऑफिशियल रिजल्ट्स जो हैं वो स्टेट बैंक फ्राइडे को रिलीज़ करेगा। देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि हाँ वो $4.5 बिलियन को हम हिट कर लेंगे। हो सकता है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो, लेकिन $4.5 बिलियन के करीब ही नंबर होगा। लेकिन ये ऑफिशियल नंबर जो है स्टेट बैंक से रिलीज़ होंगे। 11 मंथ्स में हमारी 4.18 थी। तो आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये वो IT वो शोबा है जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि वो शोबा है जिसमें ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ना सिर्फ हमारी एक जो है ना बैनुल अक़वामी तौर पे एक हमारा नाम बन रहा है, लेकिन जो एवरी डॉलर जो 4.5 बिलियन अगर हमने इस साल कर दिया, जो भी नंबर हमारा 4.5 के आसपास आएगा, उसमें से ऑलमोस्ट 90% जो है ना वो इस खजाने में आता है, इसलिए कि उसका कोई ख़र्चा नहीं है। जब आप उसका इसमें कोई आपको ना फैक्ट्री लगानी है, ना मशीनरी इंपोर्ट करनी है, ना कुछ करनी है, अपने इंटरनेट और कंप्यूटर होगा। और अंदर हमारे बच्चियाँ माशाल्लाह से इतने स्मार्ट हैं कि वो मार्केट को एक्सेस कर लेते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये यहाँ पे आके हम रुके हैं, इस वक्त हम 4.5 के आसपास हम पहुँच चुके हैं और इसके आगे क्या स्कोप है, मेरे हिसाब से तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक हमने ये बात पहले भी बात की है, ये जो हम नंबर कोट करते हैं ना, जो स्टेट बैंक हमें नंबर कोट करता है, ये वो नंबर है जो ऑफिशियल IT एक्सपोर्ट की रिमिटेंस है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको पता होना कि ये रिमिटेंस का नंबर है। IT एक्सपोर्ट का अगर देखा जाए ओवरऑल तो हमारा नंबर इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वो नंबर है जो ऑफिशियली एक्सपोर्ट रिमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं, जो हमारे वो भी है माशाल्लाह से हमारी इंक्रीज़ जो है ना काफ़ी अच्छी 20% प्लस हमारी इंक्रीज़ रहती है और रहेगी। अब जो है आगे जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट्स आप लोग सब देख रहे हैं कि क्या है, जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हुआ है कि हमने मार्केट्स में डिवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। हमारे पास नई मार्केट्स ओपन हो गई हैं, हमारे पास जापान, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया वगैरह की तरफ भी मार्केट जा रही है। मिडल ईस्ट में भी तो हमारा काम पहले से ही चल रहा था, बढ़ रहा है। यूरोप में भी काफ़ी बढ़ रहा है और अमेरिका तो हमारा बड़ा मार्केट है ही है, हमेशा से रहा है और रहेगा। और आई थिंक उधर विल कंटिन्यू टू बी द बिगेस्ट मार्केट। अब पाकिस्तान के पास टाइम, दिस इज़ पाकिस्तान टाइम, दिस इज़, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि हमारा सारा जो इस वक्त फोकस है ना वो ये है कि हमने जो IT के अलावा दुनिया में इस वक्त जो हमारी एक पजीराई हुई है पिछले 1 साल में डिफरेंट तरीके से, वेदर इज़ निगोशिएशन पीस, हम यहाँ रह के हम लोग बड़े प्राउडली, जो भी पाकिस्तान से बाहर हैं, प्राउडली पाकिस्तान को पिच करते हैं। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से हमें अब शायद 20% पे नहीं रुकना चाहिए, हमें आगे इससे भी बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहिए। क्योंकि एक जो बैरियर था ना कि पाकिस्तान के नाम पे बिज़नेस लेना शायद इतना आसान नहीं था, वो अब गिर गया है और इस वक्त हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है। तो हमारा इंटायर स्लोगन जो है ना अब वो है पाकिस्तान नाउ, कि पाकिस्तान नाउ, क्योंकि इससे अच्छा टाइम पाकिस्तान के पास कभी ना आया था ना अभी तक आया है। और इस वक्त जो है ना बड़े बोल्डली एवरी कंपनी में, तो हर कंपनी को मेरी जिन से बात होती है हमेशा यही बात करता हूँ कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप इसको डबल डाउन करें, ट्रिपल डाउन करें, क्वाड्रपल डाउन करें, इन्वेस्ट करें डिमांड में, पीपल में, कॉन्टैक्ट्स में, रिलेशनशिप्स में। इस वक्त आपको इन्वेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले पाकिस्तान के नाम पे लोग थोड़ा सा झिझकते थे, अब वो नहीं झिझक रहे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तो वो टैलेंट है जो शायद हमने कभी सोचा नहीं था और हमने कभी देखा नहीं था, अब तो हमने देख लिया, हमने प्रूफ कर दिया। तो अब ये टाइम है पाकिस्तान नाउ, इस नंबर को इंशाल्लाह 10 बिलियन से ज़्यादा ऊपर बड़े आराम से 5 साल में 15 बिलियन तक आराम से लेके जा सकते हैं। सही। और अबू बकर साहब, ये पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का यंग टैलेंट इस वक्त बहुत तेज़ी से IT को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज करियर इस वक्त वो अडॉप्ट कर रहा है और इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो अब ये इस टैलेंट को कैसे ग्रूम करना है, इसको कैसे जो इस वक्त दुनिया के मयारात हैं उस मयार पर लेकर आना है? क्या इस वक्त पाकिस्तान में जो रॉ टैलेंट है उसका मवाजना हम दुनिया के रॉ टैलेंट से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, या अभी भी एक इंटरनेशनली एक गैप है इसमें और ये हम इसको अनकरीब फिलअप कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको ये बात पहले भी शायद मैं आपके प्रोग्राम पे 1-2 दफ़ा बोला था, हमारा टैलेंट जो है ना इस वक्त दुनिया में किसी टैलेंट से कम नहीं है। हमारा इशू वॉज टैलेंट वॉज लेस ऑफ अ टैलेंट एंड मोर ऑफ अ परसेप्शन ब्रांड इशू। हमारा इशू ये नहीं था कि हमें एक दफ़ा काम मिल जाता तो हम घुस जाते हैं और फिर वहाँ पर रहते हैं, फिर हमारा काम हमें मिलता रहता है वहाँ से। हमारा इशू था कि डिमांड किस तरह क्रिएट की जाए। टैलेंट हमारे पास, यस रॉ टैलेंट है, उसको
ऑलवेज हैव टू बी रीट्रेन। ये एक आईटी तो एक ऐसा शुबा है, इसमें अगर आपने 3 महीने तक आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो शायद आप फिर वापस रेलिवेंट हो जाते हैं, और ये हमारे बच्चियों को बहुत अच्छी तरह पता है। अब इसमें हमारा एडवांटेज ये है इस वक्त दुनिया में आई थिंक बहुत सारे नए शेयर जो होते हैं ना, कहते हैं कि यार ये दुनिया में बहुत ज़्यादा वो आने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि इंफॉर्मेशन जो है ना पूरी दुनिया में डेमोक्रेटाइज हो गई है। हर किसी के पास हर चीज़ एक्सेस हो गया। आपको जो चाहें, जब चाहें, कहाँ चाहें, जब चाहें मिल जाएगा। जो सीखना है आपको फ्री में सीखने को मिल जाता है ज़्यादातर। तो अब हमारे पास ज़्यादा इवन प्ले फील्ड हो गई है। पहले थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड थी कि हमें जाना है तो बाहर कॉलेजों में जाने के लिए हमारे बच्चियों को ना अफोर्डेबिलिटी होती थी, ना एक्सेस होता था, ना वीज़ाज होते थे, ना कुछ। अब वो सब चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते कम होती चली जा रही है। आपको अगर हार्वर्ड में कोर्सेज लेने हैं आप ऑनलाइन करें, और हार्वर्ड में कोर्सेज ले लें, MIT में ले लें, ब्रैकले में ले लें, स्टैनफोर्ड में ले लें, ऑक्सफोर्ड में ले लें, जिसमें चाहें ले लें। तो हम हमारे बच्चियाँ बड़े तेज़ हैं कि वो उन्होंने ये चीज़ें खुद एक्सप्लोर करना शुरू कर दी। येस इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, पहले मुश्किल था लेकिन अब वो आसान होता चला गया। तो हमारा टैलेंट तो हमेशा से था, उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। अभी भी मैं तो कहता हूँ सिर्फ हमारा जो रॉ टैलेंट में तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इसकी रिफ़ाइनमेंट है उस पर कंटिन्यूसली फोकस रहना है, और इसको गिव अप इस तरह नहीं करना है कि 6 महीने बाद शायद आपको फिर इसी टैलेंट को वापस से ट्रेन करना पड़ जाए, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। और एक दफ़ा ये हमें शायद बच्चे हमारे यंग को मैं स्पेशली ये चीज़ कि नेवर कि आप कभी भी जो है ना बैठेंगे नहीं कि यार अब हो गया मैं ट्रेन, अब मुझे और नहीं ट्रेन होता ना। आपको हर साल, जैसे डॉक्टरों को भी हर साल एक सर्टिफिकेशन देनी होती है ना, इसी तरह IT के लोगों को भी हर 6 महीने बाद एक नई तरीके से अपने आप को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, साबिक CEO पाकिस्तान सॉफ्टवेयर, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।